नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीछे से में स्वागत है। आज की तारीख है 22 जून 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन वीडियो है। ये काफ़ी सारे न्यूज़ हैं, द हिंदू और दैनिक जागरण सबके न्यूज़ हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखा कीजिए। और मैं आपके सोचने समझने की शक्ति को डेवलप करने की कोशिश करता हूं, जिससे क्या होगा, निबंध लेखन से लेकर जीएस में भी कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो किसी किताब से नहीं पूछे जाते हैं, तो उसको भी आपको हल करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा। साथ ही आज सुबह सुबह मैंने क्या किया था कि एनसीईआरटी का एमसीक्यू हिस्ट्री वाला अपलोड करवा दिया था, तो काफ़ी अच्छे एमसीक्यू होते हैं, उसको ज़रूर देखा कीजिए। मेरे वीडियो को जिस प्रकार से देखते हैं उसी प्रकार से दूसरे वीडियो को भी देखा कीजिए। कंप्लीट तैयारी के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको न्यूज़पेपर के साथ साथ जीएस के लिए, पीटी के लिए सारे के सारे एमसीक्यू फ्री में उपलब्ध करवा दिया जाए। तो एनसीईआरटी एमसीक्यू ज़रूर देखा कीजिए। हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का भी चल रहा है, उसके बाद साइंस का हम लोग शुरू कर लेंगे। अकेले मैं सब कुछ नहीं पढ़ा सकता, कुछ लोगों को जोड़ना ही पड़ेगा और अच्छा कंटेंट होता है। हिस्ट्री का वीडियो जाकर देखिएगा, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा लिंक, और सुबह सुबह अपलोड होगा कल से भी। तो सुबह सुबह एक एमसीक्यू लगा लिया, उसके बाद न्यूज़पेपर डिस्कशन कर लिया, उसके बाद से फिर क्या करेंगे आप लोग, फिर मैं एक गाइडेंस का वीडियो आज अपलोड कर दूंगा और फिर शाम को भी एक एमसीक्यू कर लेंगे या मेंस का वीडियो कर लेंगे। ओके, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। प्रधानमंत्री जी गए हैं कहाँ पर, तो गए हैं अमेरिका, और वहाँ पर उन्होंने कल यूएन जनरल असेंबली के सामने, मतलब यूनाइटेड नेशन के जो ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, उसके सामने प्रधानमंत्री जी ने योग किया, जिसमें दुनिया के बहुत सारे देश के नेता वगैरह शामिल थे। योग किया प्रधानमंत्री ने। 180 देशों के प्रतिनिधियों ने योग किया था। लगभग पृथ्वी पर जितने देश हैं उसमें से कुछ ही देश बाकी रह गए, बाकी सब लोग इसमें शामिल हुए थे योग में। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। और क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, योग डिप्लोमेसी, मुझे यही आपको समझाना था। उत्तराखंड पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है फरवरी महीने में, उसमें उन्होंने पूछा सॉफ्ट पावर से आप क्या समझते हैं। मैं इससे पहले भी इसको डिस्कस कर चुका हूं। तो योग डिप्लोमेसी से आप क्या समझते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये सब किस में आते हैं, जैसे योग हो गया, भगवान बुद्ध की बात हम लोग करते हैं, गांधी जी की बात करते हैं हम लोग, बॉलीवुड हो गया, हमारे गाने हो गए, हमारे संगीत हो गया, इंडियन कल्चर हो गया, इंडियन मूवीज़ हो गया, सब कुछ किस में आता है, सॉफ्ट पावर कहलाते हैं। ये सब बड़ी भूमिका निभाते हैं किस चीज़ में, देश के इमेज को बनाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब आपसे मैं दो देशों का नाम लेकर पूछूंगा। एक देश है स्वीडन, मैंने नाम लिया है, आपके दिमाग में क्या आएगा। दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में एक, हर रैंकिंग में टॉप पर रहते हैं ये देश। एक देश का मैंने नाम लिया पाकिस्तान, क्या आपके दिमाग में आया होगा, आप समझ ही सकते हैं, गोली बम बारूद वगैरह दिमाग में आया होगा। तो ये क्या है, यही देश की इमेज को डिफ़ाइन करता है। तो हमारे जो सॉफ्ट पावर हैं वो हमारे देश के इमेज को डिफ़ाइन करते हैं, जिससे हमें विदेश नीति को डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। अब दुनिया में कोई भी व्यक्ति जब भी योग करेगा तो उसके दिमाग में एक न एक बार तो भारत की पहचान तो आएगी ही कि हाँ, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ये भारत से ओरिजिनेट हुआ है ये चीज़। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। जैसे अगर मैं आपको कुंफू बोलूँ, कुंफू कराटे करने को, तो आप किस देश का ध्यान आएगा, जापान का आ सकता है, चीन का आ सकता है, कि उधर ज़्यादा प्रचलित है, लेकिन भारत में ही उसका जन्म हुआ, लेकिन हमारे ट्रेडिशन में वो चीज़ शामिल नहीं हो पाया। अब देश के जैसे केरल है, वहाँ का बहुत सारा ऐसा मार्शल आर्ट है, तमिलनाडु का भी है, उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ भागों का है, लेकिन हम उस स्तर पर उसका प्रचार पूरी दुनिया में नहीं कर पाए थे। तो ये सब क्या कहलाता है, ये सभी सॉफ्ट पावर कहलाते हैं। सॉफ्ट पावर का बहुत बड़ा योगदान होता है विदेश नीति को डिफाइन करने में। तो ये आप ध्यान में रखेंगे इस चीज़ के बारे में। प्रधानमंत्री जी वहाँ पर योग किया है और योग डिप्लोमेसी को बढ़ावा दी। योग डिप्लोमेसी क्या होता है, बहुत सारे देशों के साथ योग वगैरह को बढ़ावा देना, जिससे क्या होगा, उस देश के साथ हमारे सांस्कृतिक संबंध मजबूत होने शुरू हो जाएंगे। अगले टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। अगला टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मुख्य रूप से SC और ST आयोग जो है, इसके बारे में मुझे आप लोगों को बताना है। बॉम्बे हाईकोर्ट जो है उसने क्या बोला है कि सरकार बदलने पर जल कल्याण की नीतियों में बदलाव अलोकतांत्रिक नहीं होता है। क्या हुआ कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार परिवर्तन के साथ ही सामाजिक नीति में बदलाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है और नीतियों में कार्यक्रम के क्रियान्वयन में फेरबदल को अलोकतांत्रिक, गैरकानूनी, मनमाना या भेदभावपूर्ण नहीं कहा जा सकता। जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली वर्तमान राज्य सरकार और महाराष्ट्र अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्यों को नियुक्त करने और निरस्त करने के संबंध में ये था। तो हमें क्या जानना है, SC ST आयोग क्या होता है, जो संवैधानिक है, संविधान में इससे जुड़े हुए आर्टिकल दिए हुए हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ध्यानपूर्वक, क्योंकि वहाँ से अगर सवाल पूछा तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि SC आयोग के बारे में लिखा हुआ है। ये अनुसूचित जनजाति होता है तो ST आयोग हो जाता है। अनुसूचित क्यों कहा जाता है, एक बार यूपीएससी ने मेंस में सवाल पूछा है 2017 या 16 में कि अनुसूचित जाति या जनजाति को अनुसूचित क्यों कहा जाता है।
क्योंकि ये अनुसूचित किया जाता है, इनको राष्ट्रपति महोदय के द्वारा अनुसूचित जाति और जनजातियों की लिस्ट बनाई जाती है, अनुसूची बनाई जाती है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, अनुसूचित कहा जाता है। अनुसूचित सूचित किया गया है, राष्ट्रपति महोदय ये काम करते हैं, भारत के राष्ट्रपति जी ही केवल ये काम कर सकते हैं, तो इसका भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे मैं इसको पढ़ देता हूँ, क्या लिखा हुआ है। NCSC एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में अनुसूचित जाति ST के हितों की रक्षा हेतु कार्य करता है। भारत का संविधान का अनुच्छेद 338 किससे जुड़ा हुआ है, SC आयोग से जुड़ा हुआ है। यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु कर्तव्यों के निर्वहन के साथ ही एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान करता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संबंधित सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच भी कौन करता है, तो यही आयोग करता है, निगरानी कर सकता है। अनुसूचित जाति और जनजाति संबंधित विशिष्ट शिकायतों के मामलों में पूछताछ कर सकता है। उनकी सामाजिक आर्थिक विकास योजना प्रक्रिया में भाग लेने साथ ही सलाह देने का अधिकार रखता है। ये आयोग है, जैसे आप लोगों को जाति प्रमाण पत्र से लेकर आरक्षण से जुड़ा हुआ कोई भी विवाद होता है तो इस डायरेक्ट आयोग में आप जा सकते हैं, बहुत मदद करते हैं ये आयोग वगैरह। सामान्य लोगों की भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं, काफ़ी मदद करते हैं आयोग, बहुत पावरफुल होता है ये सब, है ना। क्या लिखा हुआ है, पृष्ठभूमि क्या है। विशेष अधिकारी, प्रारंभ में संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। इस विशेष अधिकारी को आयुक्त कमिश्नर के रूप में नामित किया गया था। 65वां संविधान संशोधन 1990 के द्वारा क्या किया गया, यहाँ पर देखते हैं कि 65वां संविधान संशोधन 1990 द्वारा एक सदस्यीय प्रणाली को बहुसदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के रूप में परिवर्तित कर दिया। पहले एक सदस्यीय था ये, उसको बहुसदस्यीय कर दिया गया। संविधान के 65वें संशोधन अधिनियम 1990 द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया था। 338 किसकी बात करता है, तो SC ST आयोग की बात करता है। 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, आपको ये बताना है कि OBC आयोग जो है उसका अनुच्छेद क्या है। इस संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु गठित पूर्ववर्ती राष्ट्रीय आयोग को वर्ष 2004 में 2 अलग अलग आयोग में बदल दिया गया। अभी देखिए SC ST आयोग, मैंने भी ऊपर बोला आपको एक ही है, लेकिन 2004 में क्या किया गया, दोनों को अलग अलग कर दिया गया। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और 338A के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। 338A में किसकी बात की गई है, ST की बात की गई है, और 338 में किसकी बात की गई है, तो SC की बात की गई है। ओके, संरचना क्या है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की संरचना इस प्रकार है। अध्यक्ष होते हैं एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं, यानी कि टोटल 5 मेंबर होते हैं इसमें। इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित सीलबंद आदेश के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति महोदय करते हैं, किसकी सलाह पर करेंगे, तो मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। कार्य क्या है इसके, संविधान के तहत SC को प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों के संबंध में सभी मुद्दों की निगरानी और जांच करना। कोई मैं कथा नहीं सुना रहा हूँ यहाँ पर, इंपॉर्टेंट होता है ऐसे आयोग जो संवैधानिक आयोग होता है। ऑब्जेक्टिव सवाल में डालकर पूछ लिया जाता है, बताइए निम्न में से कौन कौन से आयोग जो हैं वो संवैधानिक है। संवैधानिक बहुत बार बता चुका हूँ, संविधान में जिसका जिक्र होता है वो संवैधानिक होता है, और सांविधिक वो होते हैं, सांविधिक वो होते हैं जिनका संविधान में जिक्र नहीं होता है। सांविधिक को ही वैधानिक भी कहा जाता है, जिसका एक्ट के थ्रू निर्माण किया जाता है या आदेश के थ्रू निर्माण किया जाता है। जैसे नीति आयोग वैधानिक आयोग है, और SC ST आयोग एक संवैधानिक आयोग है, UPSC एक संवैधानिक आयोग है, CAG एक संवैधानिक आयोग है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनिएगा इस चीज़ को, ऐसे ही मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसके कार्य ही पूछ लेगा आपसे, निम्न से कौन कौन से कार्य करता है, तो इसलिए ध्यानपूर्वक इसको कीजिएगा। SC को उनके अधिकार और सुरक्षा उपायों से वंचित करने संबंधित शिकायतों के मामलों में पूछताछ करना, अनुसूचित जातियों संबंधित सामाजिक आर्थिक विकास योजनाओं पर केंद्र या राज्य सरकारों को सलाह देना। जैसे अभी देखिए OBC जो है उसका फिर से वर्गीकरण किया जा रहा है, कैटेगराइज और भी ज़्यादा किया जाएगा। OBC के कुछ और जातियों को ऐड किया जाएगा, कुछ जातियों को रिमूव किया जाएगा। तो किसकी सलाह से काम करेगी भारत सरकार, OBC आयोग जब तक इस पर अपनी रिपोर्ट नहीं देगा तब तक भारत सरकार इस पर कुछ भी काम नहीं कर सकती है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, अनिवार्य होता है रिपोर्ट लेना, सलाह लेना इस आयोग से अनिवार्य होता है केंद्र सरकार के लिए। इन सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन में तो राष्ट्रपति को नियमित तौर पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना, SC के सामाजिक आर्थिक विकास और अन्य कल्याणकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु उठाए जाने वाले कदमों की सिफारिश करना, SC समुदाय के कल्याण सुरक्षा विकास और उन्नति के संबंध में कई अन्य कार्य करना। अगला क्या लिखा हुआ है, आयोग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्गों और एंग्लो इंडियन समुदाय के संबंध में
एंग्लो इंडियन समुदाय के संबंध में एससी आयोग ही काम करता है। मैं अपने कार्यों का निर्वहन उसी प्रकार किए जाने की आवश्यकता है जिस प्रकार एससी समुदाय के संबंध में कार्य करता है। वर्ष 2018 तक आयोग को अन्य पिछड़ा वर्गों के संबंध में भी इसी प्रकार के कार्यों का निर्वहन करने का अधिकार था। वर्ष 2018 में 102वें संविधान संशोधन के द्वारा ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया और एससी आयोग को इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया। अब आपको ये बताना है कि एससी आयोग और एसटी आयोग को किस संविधान संशोधन के द्वारा किस ईस्वी में अलग किया गया। कुछ देर पहले ही मैंने इसी वीडियो में बताया है, उतना तो ध्यान होना चाहिए, नहीं हो तो पीछे जाकर देखिए, कमेंट कीजिए जिससे ध्यान में रहे वो चीज़। अनुसूचित जाति के उत्थान हेतु अन्य संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं? 15(4) में है आरक्षण की बात जो की गई है, 16(4) में है, 17 में है, 46 में है, 335 में है और भी बहुत सारे आर्टिकल हैं जिनमें एससी से जुड़े हुए प्रावधान किए गए हैं। ओके, अगले टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। अगला टॉपिक क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिहार स्पेशल टॉपिक है ये, इसीलिए बिहार की योजना का आज मैंने शामिल नहीं करके मैंने सोचा इसी को क्यों ना बताया जाए। बिहार किसी विश्वविद्यालय जो है ना वो बहुत ही अच्छा है, जैसे पूसा समस्तीपुर भी जो है वो काफ़ी अच्छा विश्वविद्यालय है, सबौर भी है, सबौर भागलपुर वो भी काफ़ी अच्छा विश्वविद्यालय है। कृषि से जुड़े हुए अच्छे रिसर्च करते हैं ये लोग, आए दिन के रिसर्च प्रकाशित होते रहते हैं न्यूज़पेपर वगैरह में। तो देखिए इन्होंने क्या किया है, आपको पता ही है कि आर्सेनिक क्या है। आर्सेनिक बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है इंसान के लिए और ये जल प्रदूषण करता है। भौम जल प्रदूषण में मुख्य रूप से काम में आता है, भौम जल को प्रदूषित करता है। ये काम में क्या आएगा? भौम जल को प्रदूषित करता है, मतलब मिट्टी के अंदर से जो हम लोग हैंडपंप के द्वारा पानी निकालते हैं उसको प्रदूषित करता है आर्सेनिक। और आर्सेनिक से पेट का कैंसर सहित कैंसर और जघन्य बीमारियां इससे क्रिएट होती हैं और लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। आर्सेनिक इतना खतरनाक पॉल्यूशन है। और आपको एक चीज़ और मैं शॉकिंग बताऊं, ये रहा अपना भारत का नक्शा, बहुत सारा हिस्सा। इसमें भारत का ये जो भाग है ना, ये पूरा पूर्वी भाग जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के ऊपर के प्रदेश, ये सब इलाके जो है ना, बिहार में भी उत्तरी बिहार के इलाके, ये आर्सेनिक के जल प्रदूषण से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हैं। ओके, ये हमारे फूड चेन का हिस्सा बनता जा रहा है धीरे धीरे आर्सेनिक, और ये बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर, बहुत ज़्यादा जानलेवा बीमारी क्रिएट करती है। पाकिस्तान में कुछ समय पहले इसके कारण बहुत ही ज़्यादा गंभीर स्थिति क्रिएट हो गई थी आर्सेनिक के पॉल्यूशन के कारण। तो देखते हैं हम लोग क्या होता है भाई, ये क्या ऐसा बनाया है भागलपुर के वैज्ञानिकों ने कि जो काफ़ी ज़्यादा मानवता की सेवा कर सकता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, धान उत्पादक प्रमुख राज्यों की मिट्टी में आर्सेनिक की मौजूदगी बड़ी समस्या है। मिट्टी मौजूद ये हानिकारक तत्व पौधों में प्रवेश कर धान को आर्सेनिक युक्त बना देते हैं। जो आप चावल खाते हैं उसमें भी आर्सेनिक घुस जाता है, जिसे भोजन में प्रयोग करने से कैंसर व अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। अब भागलपुर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय BAU सबौर ने धान को आर्सेनिक से बचाने का एक तरीका खोज निकाला है। अब इन्होंने क्या किया, एक दिन और मैंने बिहार का एक कृषि विश्वविद्यालय का आपको काम बताया था, आपको याद होना चाहिए, वो चीज़ नहीं याद है तो जाकर आपको सर्च करना चाहिए, उससे जुड़े हुए कम्युनिटी में मैंने सवाल डाले थे गुरु। वैज्ञानिकों ने सबौर बायो आर्सेनिक मिटिगेटर 1 बैक्टीरिया खोजा है। सबौर बायो आर्सेनिक मिटिगेटर 1 बैक्टीरिया को खोजा है जो ठोस आर्सेनिक को आर्सायन गैस में परिवर्तित कर देता है और धान क्या हो जाएगा? आर्सेनिक मुक्त हो जाएगा। मान लीजिए पानी में बहुत ही सूक्ष्म ठोस कण किसके हैं? आर्सेनिक के हैं। तो ये बैक्टीरिया क्या करेगी? उस आर्सेनिक ठोस कण को गैस में बदल देगी, जिससे क्या हो जाएगा? वो विमुक्त हो जाएगा और धान जो है हमारा वो आर्सेनिक मुक्त हो जाएगा। हमारा फूड चेन जो प्रदूषित हो गया है, खाद्य जो श्रृंखला है वो प्रदूषित हो गया है, उसका प्रदूषण समाप्त हो जाएगा। ये किसने काम किया है? तो BAU सबौर के वैज्ञानिकों ने ये काम किया, अद्भुत सराहनीय काम किया है। सुरक्षित खेती हुई संभव। BAU के वैज्ञानिकों ने इस विधि से बायो ट्रीटमेंट के द्वारा आर्सेनिक युक्त मिट्टी में धान की सुरक्षित खेती करना संभव हो गया है। बायो ट्रीटमेंट के द्वारा क्या होगा? अब मिट्टी में आर्सेनिक है कोई मतलब ही नहीं बनता, पानी में आर्सेनिक है कोई मतलब ही नहीं बनता। हमारा धान जो है वो बिल्कुल पवित्र होगा, उसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होगा। खरीफ सीजन में बोए जाने वाले धान में इस विधि का परीक्षण सफल रहा है। खरीफ सीजन में बोए जाने में सफल भी हो गया है। ये शोध टीम का नेतृत्व करने वाले मृदा विज्ञान के विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर सुनील कुमार बताते हैं कि नए बैक्टीरिया को केंद्र सरकार ने पंजीकृत की हरी झंडी दे दी है। अब इस बैक्टीरिया को केंद्र सरकार ने क्या बोला कि बहुत अच्छी बात है, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, बिल्कुल पंजीकृत हरी झंडी है, इसको हम पूरे देश में उपयोग करने वाले हैं। इसके उपयोग से आर्सेनिक की धान की फसल में पहुंचने से 60% तक रोका जा सकता है। 10 वर्षों से ये लोग काम कर रहे थे। आप लोग 6 महीने तैयारी करके थक जाते हैं, ये 10 साल से किसी एक चीज़ पर लगे हुए थे, तब जाके इनको सफलता मिलती है। सफलता यूं ही नहीं मिल जाती है, काफ़ी ज़्यादा पसीना बहाना पड़ता है, जैसे अभी मेरा पसीना टपक रहा है फ़ोन पर। पैदावार में भी वृद्धि।
सबौर बायो आर्सेनिक मिटिगेटर 1 बैक्टीरिया के प्रयोग से चावल के साथ पुआल में भी आर्सेनिक की मात्रा में काफ़ी कमी हो जाएगी। अब पुआल में आर्सेनिक की मात्रा कमी होने से क्या होगा, जो हमारे पशु हैं जो पुआल खाते हैं उनका भी फूड सिस्टम जो है वो सही रहेगा, उनको भी कोई पॉल्यूशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। किसानों के लिए विधि वरदान साबित होगी। बैक्टीरिया पानी में गुड़ का मिश्रित घोल तैयार किया जाता है और जिससे बिचड़े धान के जो छोटे पौधे बीज लगाए जाते हैं, डुबोए जाते हैं, बाद में घोल खेत में भी डाला जाता है। इससे मौजूदा तत्वों पैदावार 5% तक वृद्धि भी हो जाती है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी सही है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बंगाल व असम आर्सेनिक से सर्वाधिक प्रभावित राज्य माने। अभी मैंने बताया ना, देश का पूर्वी इलाका और उत्तर पूर्वी इलाका सबसे अधिक आर्सेनिक से प्रभावित इलाकों में से एक है। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। ये इसका नाम जरूर ध्यान में रखिएगा, सबौर बायो आर्सेनिक मिटिगेटर 1 बैक्टीरिया। किससे जुड़ा हुआ है ये? तो ये धान के उत्पाद से जुड़ा हुआ है, धान के उत्पाद को आर्सेनिक मुक्त बनाने से जुड़ा हुआ है। VBI है ये, इसको ज़रूर नोट डाउन करके रखिएगा, यहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना है। ओके, अगला जो टॉपिक है वो है कि मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण क्षेत्र में हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, उससे जुड़ा हुआ कुछ रिपोर्ट आया है, उसको पढ़ लेते हैं हम लोग और फिर देखेंगे क्या है भाई। C&P ग्लोबल ने विनिर्माण क्रय प्रबंधन सूचकांक के आधार पर भारत के विनिर्माण क्षेत्र की सकारात्मक तस्वीर पेश की है। एक कंपनी है जिसने बोला है कि भारत में विनिर्माण अच्छा हो रहा है। भाई ठीक है, यह रिपोर्ट इसलिए उल्लेखनीय है क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर आर्थिक प्रतिकूलताएं तेजी से बढ़ रही हैं। हर देश महंगाई और इंजाल वगैरह से उलझे हुए हैं, लेकिन हम क्या हैं, हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इससे पहले विश्व के अधिकांश अनुमानों को गलत साबित करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था ने अप्रत्याशित रूप से पिछले वित्तीय वर्ष में इतना % की वृद्धि दर हासिल की। अब इस रिपोर्ट पर आ जाते हैं। PMI रिपोर्ट कंपनियों द्वारा, देखिए सबसे पहले देखिए, ये सब मैं पढ़ दूंगा मैं पढ़ने के लिए, लेकिन आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा तो उसका कोई मतलब बनता ही नहीं है। 3 सेक्टर होते हैं, एक होता है प्राथमिक, एक होता है सेकेंडरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। टर्सरी सेक्टर जिसको क्या कहा जाता है, सामान्य शब्दों में तीनों को मैं बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। प्राथमिक कहा जाता है, द्वितीयक कहा जाता है, ये मुख्य रूप से कृषि से जुड़ा हुआ या प्राकृतिक चीज़ें जो हम डायरेक्ट लेते हैं उससे जुड़ा हुआ होता है। ये मुख्य रूप से विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ होता है। इसको सेवा सेक्टर कहते हैं। ये इकोनॉमी में 3 सेक्टर होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। चौथा भी होता है, 5वां भी होता है, छठा भी होता है, 7वां सेक्टर भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से यही 3 होते हैं। उसके बाद सब डिवीजन होने लग जाते हैं। जैसे आपने खनिज संपदा, कोयला का उत्पादन किया, कहाँ से लिया आपने? डायरेक्ट नेचर से लिया है, प्रकृति से लिया है, तो प्राइमरी में आएगा। कृषि डायरेक्ट नेचर से कर रहे हैं, वो प्राइमरी में आएगा। अब उस कोयले का उपयोग करके आप बिजली बना रहे हैं, ये किस में आएगा? ये सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। उस बिजली का उपयोग करके आप सॉफ्टवेयर का निर्माण कर रहे हैं, ये किस में आएगा? तो ये सेवा सेक्टर में आएगा। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। जैसे अभी जो आप पढ़ रहे हैं ये सेवा सेक्टर है एक तरह से, वैसे तो ये चतुर्थ और पंचम श्रेणी का जॉब में आ जाता है, लेकिन नए हिसाब से, नए वर्गीकरण के हिसाब से, लेकिन मैं अभी यहाँ पर सेवा सेक्टर मान रहा हूँ। जैसे आप होटल में जो जाते हैं वो किस में आएगा? वो सेवा सेक्टर में आता है। ओके, कहीं घूमने जाते हैं, पर्यटन किस में आता है? तो टर्सरी सेक्टर में आता है। उसके अलावा जैसे पहिए वगैरह का निर्माण होता है या भारत सरकार जो विनिर्माण करती है वो किस में आता है? तो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। ओके, इसी को क्या कहा जाता है? विनिर्माण सेक्टर। देश में हमारे सबसे अधिक GDP में किसका हिस्सा है? तो सेवा सेक्टर का सबसे अधिक हिस्सा है। टर्सरी सेक्टर का 60% से ज़्यादा का हिस्सा है। उस सेकेंड स्थान पर है आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसका 25% के आसपास हिस्सा है। बाकी जो कृषि का है वो 15 से 17% के बीच में वेरी करता रहता है। हमारे GDP में 15 रुपये का योगदान कृषि देती है, और मतलब प्राथमिक सेक्टर देती है, मुख्य रूप से कृषि वगैरह। 25 रुपये का योगदान आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देती है, और 60 रुपये का योगदान हमारे सेवा सेक्टर से आता है हमारे GDP में। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 25 से 20 के बीच में अटका पड़ा है, इसको हमें बढ़ाना है। मैन्युफैक्चरिंग में जिस दिन हम लीडर बन गए सेवा सेक्टर के जैसे, उस दिन हमारे देश में नौकरी बहुत सारी क्रिएट होती। सेवा सेक्टर की एक सबसे बड़ी खराबी ये है कि उसमें नौकरी कम सृजित होती है, मूल्य बहुत ज़्यादा है उसका, GDP में योगदान बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस तुलना में वो जॉब कम क्रिएट करती है। सबसे ज़्यादा जॉब कौन क्रिएट करती है? कृषि और प्राइमरी सेक्टर में सबसे अधिक जॉब क्रिएट होते हैं। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। सेकेंडरी सेक्टर जो है उसमें भी जॉब क्रिएट होते हैं। अच्छा, तो सेकेंडरी सेक्टर में चूँकि हमारा स्थिति अभी भी अच्छा नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन पाए अभी भी हमें बाहर से बहुत कुछ आयात करना पड़ता है, खरीद कर लाना पड़ता है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा तो क्या होगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट में सुधार होगा, हमारी आत्मनिर्भरता होगी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा, जॉब क्रिएट होगा बहुत ही ज़्यादा, हमारे यहाँ नौकरी मिलना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। दुनिया में हम एक वैश्विक हब के रूप में उभर सकते हैं, इकोनॉमिक पावर बन सकते हैं। और क्या होगा? निवेश बहुत सारे आ सकते हैं, माइग्रेशन कम होगा देश से बाहर, जो जहाँ
हैं उनको वहीं पर नौकरी मिल सकती है, ये सब सुविधाएं हो सकती हैं। अब इसी से जुड़ा हुआ ये रिपोर्ट आया है, इस रिपोर्ट का रेफरेंस देकर आप एग्जाम में लिख सकते हैं पॉइंट। ओके, पीएमआई रिपोर्ट कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले रोजगार, मिलने वाले ऑर्डर, उत्पादन, स्टॉक, डिलीवरी आदि के आधार पर तैयार की जाती है। पीएमआई के अनुसार भारत का सूचकांक मई में 31 महीने के उच्चतम स्तर 58.7 पर पहुंच गया। वैश्विक स्तर पर पीएमआई की तुलना में अमेरिका से की जाए तो ये पिछले 3 वर्षों में अपने न्यूनतम स्तर पर है। चीन की भी लगभग यही स्थिति है, जबकि अक्टूबर 2020 के बाद से विनिर्माण क्षेत्र में भारत अपने उच्चतम स्तर पर रहा है। ओके, ये मैंने आपको क्या बता दिया। इस रिपोर्ट का आप क्या करेंगे, रेफरेंस देंगे कि भारत का जो स्तर है वो मैन्युफैक्चरिंग में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ओके, अब इन्होंने कुछ बताया कि कुछ चीज़ें हमने सुधार की है जिसके कारण से काफ़ी ज़्यादा मदद मिल रहा है। जैसे हमने पर्यावरण बोल रहा हूँ मैं, एक वातावरण बनाया है किसको लेकर, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। लॉजिस्टिक को भी हम काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, लॉजिस्टिक नीति भी हमने पिछले साल जारी की है, जिससे क्या होगा, परिवहन में आसानी होगी। भारतमाला और बहुत सारे पोर्ट वगैरह और रेलवे का भी विस्तार कर रहे हैं हम, जिससे क्या होगा, परिवहन बहुत ही आसान हो जाएगा। और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी योजनाएँ चला रहे हैं जिसके कारण से मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ी सी सुविधा हो। ज़मीन सस्ते दाम पर मुहैया करवा रहे हैं। कल भी मैंने एक स्कीम बताया है जिसके जरिए क्या होगा, भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। लोन तक हम दे रहे हैं, 30% का हम लोग लोन भी दे रहे हैं कि आइए आप भारत में मैन्युफैक्चरिंग कीजिए। इन्हीं सब के कारण कुछ सुधार हुए हमारे देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। ये रिपोर्ट मुझे आपको बताना था किसका है ये रिपोर्ट। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ASDP ग्लोबल ने इसको जारी किया है, ये सूचकांक, विनिर्माण क्रय प्रबंधन सूचकांक। ओके, अगले टॉपिक पर चलते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए क्योंकि ये साल में एक ही बार जारी किया जाता है और लगभग में हर एग्ज़ाम में इससे जुड़े हुए सवाल पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। इसलिए इस न्यूज़ को हल्के मत लीजिएगा। इसको PT फैक्ट के तौर पर याद करवाऊँगा भी मैं आपको, इसके पैरामीटर भी याद करवाऊँगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नामक एक चिड़िया है जिसका क्या नाम है, विश्व आर्थिक मंच। कहाँ पर रहती है ये, तो ये स्विट्ज़रलैंड में रहती है। चिड़िया सच में नहीं, एक संस्था है। ओके, ये क्या करती है, दुनिया भर में इकोनॉमी, सोसाइटी, समाज, टूरिज्म, इनसे जुड़े हुए ढेर सारे इंडेक्स वगैरह जारी करती है और साल में एक बार इसकी बैठक भी होती है। जनवरी के ठंडे वाले महीने में स्विट्ज़रलैंड के दावोस शहर में इसकी बैठक भी होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। इसी ने एक रिपोर्ट जारी करती है, बार बार ये रिपोर्ट जारी करती है, पूरी दुनिया को आईना दिखाती। किस चीज़ पर आईना दिखाती है भाई, तो जेंडर इंडेक्स पर आईना दिखाती है कि लैंगिक विभेद अभी भी दुनिया में बना हुआ है। पिछले साल तो इसने बोला था कि 100 साल लगेगा अभी भी लैंगिक विभेद को समाप्त करने में पृथ्वी पर। तो इसी से जुड़ा हुआ रैंकिंग आया और अच्छी बात क्या है, गुड न्यूज़ है, कॉन्ग्रेचुलेसन आप सभी को। भारत ने 8 रैंकों की सुधार की है इसमें, मतलब हम बिल्कुल 8 अंक ऊपर को चले गए हैं, मतलब अच्छी सुधार की हमने। ओके, इसको पढ़ लेते हैं, इसको डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा और इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। हमारे आस पड़ोस के देशों की भी स्थिति देख लेते हैं। सबसे टॉप पर कौन है, तो आइसलैंड देश है, जहां पर पुरुष और स्त्री बिल्कुल लगभग में 100% समान है। जितने अधिकार पुरुषों को हैं उतने ही ज़्यादा अधिकार वहां पर महिलाओं को भी मिला हुआ आइसलैंड देश है। इसकी कैपिटल आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो गूगल बाबा को सर्च कीजिए, बताइए। दूसरे स्थान पर नॉर्वे है। अब अपने पड़ोसी में बांग्लादेश स्थान कौन सा है, देख लीजिए यहाँ पर अंक कितना है, 0.722, 59वां रैंक है इसका। बहुत ही अच्छा रैंक है बांग्लादेश का, तो भाई महिला पुरुष की समानता पे। इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान अलग हुआ था, लेकिन बांग्लादेश में स्थिति देख लीजिए आप कितना अच्छा है। ओके, और जो जिससे अलग हुआ उसकी रैंकिंग देख लीजिए, पाकिस्तान की 142। चलिए अब आ जाते हैं अगले पर। भूटान भी हमसे अच्छी कंडीशन में 103 रैंक पर है। चाइना में भी 107 रैंकिंग है, वो भी अच्छी कंडीशन में। श्रीलंका भी हमसे अच्छी कंडीशन पर है गुरु, 115वां रैंक है। नेपाल भी हमसे अच्छा हो गया। अब और क्या चाहिए जीवन में, अब आ गया भारत, 127वें रैंक पर अपना देश भारत है। पिछले साल कितने पर था, 135वें रैंक पर था। 142 पर पाकिस्तान है। उसके बाद का हमें क्या करना जान के, तो मैंने आपको क्या बताया है, जेंडर गैप इंडेक्स किसने जारी किया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया है। ये चीज़ किन पैरामीटर पर जारी करते हैं, ये चीज़ तो आपके मन में आना चाहिए था इस सवाल की, कौन सा ऐसा पैरामीटर है, कौन सा ऐसा थर्मामीटर है जिससे नापते हैं। इंडिया वॉज रैंक्ड 127 एमंग 146 कंट्री, 146 में से 127वें देश पर है हम और ये अच्छी स्थिति तो नहीं है। इन जेंडर पैरिटी अप 8 प्लेस फ्रॉम ईस्ट ईयर, क्या लिखा है, लास्ट ईयर प्लेसेज इन द, ठीक है भाई, ये पिछले साल 135 था, इस साल हमारा 127 हो गया है। ओके, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इन्होंने कि हमारी जो रैंकिंग है, क्या लिखा हुआ, द कंट्री हैड इम्प्रूव बाय 1.4% पॉइंट्स फ्रॉम देन,
मतलब उससे 1.4% अंक हमने अधिक हासिल किए हैं। अब मैं आपको क्या बताऊंगा कि अलग अलग जो पैरामीटर है उसमें हमारी रैंकिंग क्या है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इंडिया हैड रीच्ड ओनली 36.7% पैरिटी इन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी। आर्थिक पार्टिसिपेशन, आर्थिक रूप से सहयोग और अपॉर्चुनिटी में महिला और पुरुष की समानता 36.7% तक ही हम पहुंच पाए। हमें 100% तक जाना है। तब कौन कौन से पैरामीटर होते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। इससे जुड़े हुए सवाल जो आपसे पूछे जाएंगे, एक तो पीटी में आपसे पूछा जाएगा, दूसरा मेंस में जब आप आंसर राइटिंग वगैरह करेंगे महिलाओं से जुड़े हुए इश्यू पर या समाज से जुड़े हुए इश्यू पर, वहाँ पर भी आपका ये काम आएगा। तब इसको देख लेते थोड़ा सा डिटेल। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक परिचय। यह उपमेट्रिक्स के साथ 4 प्रमुख आयामों लैंगिक समानता की दिशा में उनकी प्रगति पर देश का मूल्यांकन करता है। कौन कौन से आयाम हैं? आर्थिक भागीदारी और अवसर, इसमें हमारा 36% के लगभग में ही है बना हुआ अभी भी। शिक्षा का अवसर कितना ज़्यादा दिया था महिलाओं को। स्वास्थ्य और उत्तरजीविता कितना अधिक प्राप्त है किसी देश में। राजनीतिक सशक्तिकरण कितना ज़्यादा है महिलाओं का, इसी पर हमारा स्कोर नापा जाता है। 4 उप सूचकांकों में से प्रत्येक पर, साथ ही समग्र सूचकांक में जीजीजी सूचकांक 0 से 1 के बीच में स्कोर प्रदान करता है, जहां 1 पूर्ण लैंगिक समानता को दिखाता है, 0 पूर्ण असमानता को दिखाता है। 0 मतलब सबसे ज़्यादा असमानता है उस देश में महिला पुरुष को लेकर, और 1 यानी कि 1 किसको मिला होगा? आइसलैंड को, जहां पर 100% समानता महिला पुरुष को लेकर। यह सबसे लंबे समय तक चलने वाला सूचकांक है, जो वर्ष 2006 में स्थापना के बाद के समय से लैंगिक अंतरालों को समाप्त करने की दिशा के में प्रगति को ट्रैक कर रहा है। उद्देश्य क्या है इस सूचकांक को जारी करने का? स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, राजनीति, महिला पुरुषों के बीच सापेक्ष अंतराल पर प्रगति को ट्रैक करने के लिए दिशा सूचक के रूप में कार्य करना। इस वार्षिक मानदंड के माध्यम से प्रत्येक देश के हितधारक प्रत्येक विशिष्ट आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संदर्भों में प्रासंगिक प्राथमिकताएं निर्धारित करने में सक्षम होते हैं। अब चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर। इस टॉपिक को हमने पूरा कंप्लीट करा दिया कि कौन कौन से पैरामीटर हैं। पैरामीटर जरूर ध्यान में रखिएगा और रैंकिंग भी ध्यान में रखिएगा। 127वां रैंक है हमारा। एक आगे अगला न्यूज़ जो है ये बस एक न्यूज़ है जिसमें पीटी फैक्ट है, SPIEF। देखिए यूरोप के देश जो हैं उन्होंने रूस पर बहुत ही लंबे समय से प्रतिबंध लगाया हुआ है। जब से यूक्रेन पर उसने आक्रमण किया तब से जो प्रतिबंध और भी ज़्यादा ही हो गया है। इसलिए रूस को कुछ करना था, तो वहाँ पर एक बैठक होती है जिसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग इकोनॉमिक बैठक करके है। मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम, सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम, इसी की बैठक हुई है। कहाँ पर? तो रूस में हुई है। और इसके द्वारा रूस क्या प्रदर्शित करना चाहता है कि उस पर कितना भी सैंक्शन लगा लिया जाए लेकिन वो इकोनॉमिक रूप से कमज़ोर नहीं पड़ेगा। तो आपसे पीटी में क्या पूछेगा और ये क्यों करता है ये बैठक रूस? दरअसल दुनिया भर में अपनी इकोनॉमिक पावर को, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, अपने प्रचार प्रसार करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए, निवेश आकर्षित करने के लिए ये बैठक करता है हर साल। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। सेंट पीटर्सबर्ग रूस का सबसे बड़े शहरों में से एक है। जैसे ये रूस का नक्शा है तो सेंट पीटर्सबर्ग आपको यहाँ पर मिलेगा, बिल्कुल उत्तर पश्चिमी भाग में है, बिल्कुल ही यहाँ पर है। ओके, सेंट पीटर्सबर्ग। और सबसे पूर्वी भाग में कौन सा शहर है? तो व्लादिवोस्तोक है सबसे पूर्वी भाग में रूस का। ओके, यहाँ से यहाँ तक एक ट्रेन भी चलती है, दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन और सड़क से जुड़ा हुआ है ये दोनों शहर, सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक। ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो बस इसमें ये ध्यान रखिएगा कि ये बैठक कहाँ पर आयोजित होती है? तो सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित होती है, रूस में आयोजित होती है। और क्या होता है इसमें? रूस पूरे दुनिया के भर के बड़े बड़े देशों को आमंत्रित करता है, जो उसके सहयोगी देश हैं उनको बोलता है निवेश कीजिए, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाइए, हम रूस इकोनॉमिक पावर है, हमसे खरीदिए, बेचिए, यही सब चीज़ें। तो वहीं पर यूएई के जो हैं जो भी हैं वहाँ के शहजादे या वहाँ के सरकार जो भी है वो भी गए थे भाग वगैरह लेने के लिए। इसको ध्यान में रखिएगा SPIEF क्या है। ओके, अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, NATO +5 सेनेट जो है अमेरिका का वो कोशिश कर रहा है कि भारत को NATO +5 में शामिल किया जाए। NATO क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब दुनिया 2 भागों में बट गई थी, एक पूंजीवादी और एक समाजवादी, जिसमें रूस के समर्थक लोगों ने क्या बनाया था? वार्सा पैक्ट किया था, जिसमें क्या था? सैन्य संगठन था ये। तो अमेरिका समर्थक लोगों ने क्या बनाया था? NATO किया था, ये भी एक सैन्य संगठन था। तो वार्सा तो धीरे धीरे समाप्त हो गया, लेकिन NATO अभी भी जीवित है और संपूर्ण रूप से काम कर रही है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये एक सैन्य संगठन है। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत को इसमें शामिल किया जाए, लेकिन भारत की विदेश नीति क्या है कि हम किसी भी सैन्य गुट का कभी भी हिस्सा नहीं बनते हैं। ओके,
तो देखिए नाटो +5 क्या है। तो 5 ऐसे नाटो के देश तो हैं ही, 5 ऐसे सहयोगी देश भी हैं उनके जिनको उन्होंने नाटो +5 का दर्जा दिया हुआ है और समय समय पर उनके साथ सैन्य समझौते करते हैं, सैन्य रूप से उनको सहायता देते हैं, आर्मी की सहायता लेते हैं, वहाँ पर अपने हथियार रखते हैं, अपने हवाई जहाज़ को तैनात रखते हैं, अपने रडार रखते हैं। कौन कौन से ऐसे देश हैं जिसका इन्होंने दर्जा दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ। और हाल ही में जो स्वीडन है उसने नाटो को ज्वाइन किया है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। देखिए नाटो +5 में कौन कौन से कंट्री शामिल हैं, तो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, साउथ कोरिया है, जापान है और इजराइल नाटो +5 में शामिल है। लेकिन भारत को भी ये कोशिश कर रहे हैं कि इसमें शामिल करने की, लेकिन भारत तो मेरे हिसाब से शामिल नहीं होगा। अगर शामिल होता है तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नाटो का मुख्य रूप से एक ही उद्देश्य है दुनिया में अभी भी। वो कौन सा उद्देश्य है? वो है रूस के प्रसारवादी नीति को, रूस को रोकना, रूस पर प्रतिबंध लगाना, रूस के खिलाफ सैन्य गठबंधन को मजबूत करना। तो भारत कभी भी रूस को नाराज़ करके किसी सैन्य गठबंधन का सदस्य नहीं बन सकता है। तो ये आप पूरा ध्यान में रखेंगे। नाटो भी मैंने बता दिया है। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आपको मुझे बताना है। यूरोप का एक बहुत ही खूबसूरत देश है, वहीं पर है इसका हेडक्वार्टर, आपको ये बताना है, स्विट्जरलैंड छोड़ के। ओके, ये भी मैंने बता दिया नाटो प्लस क्या है क्या नहीं है, पूरा का पूरा समझा दिया है मैंने अच्छे से नाटो को, और नाटो का स्थापना वगैरह तो आपको पता ही होगा। ओके, अगले न्यूज़ पर तो आप नहीं जाएंगे, यहीं तक था अपना न्यूज़। बिहार स्पेशल जो मैंने न्यूज़ भी बता दिया है उसको भी ध्यान में रखेंगे, और वीडियो को देखिएगा ज़रूर, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जहाँ भी संभव हो सके। NCERT MCQ देखते रहिए। थैंक यू सो मच आप सभी का।